पिछले कुछ सालों में ना सबसे बड़ी चोरी किसी बैंक में नहीं हुई है। और ना ही किसी डाकू ने बंदूक दिखाकर कोई लूट की है। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज और आंकड़े तो यही बताते हैं कि आजकल की सबसे बड़ी लूट हर आम इंसान की जेब में रखे वो स्मार्टफोन पर हो रही है। सही कहा। पुराने जमाने के ठग अक्सर अपने चेहरे पर काला कपड़ा या नकाब पहनते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन आज हम जिस डे 36 क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स 2.0 के दस्तावेजों का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं ना, उससे एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि ठगी का तरीका और उनका नकाब दोनों पूरी तरह से बदल चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भी आज यही समझना है कि कैसे आजकल के साइबर अपराधी पुराने ओटीपी वाले स्कैम से आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। और इस नए रूप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये धोखा जैसा बिल्कुल नहीं लगता। इन अपराधियों ने डिजिटल सूट बूट पहन लिया है। हाँ, और उनका नया नकाब ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्रिप्टो करेंसी की चमक तमक से बना है। जब तक इन नए हथियारों को गहराई से नहीं समझा जाएगा ना, तब तक इस डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव लगभग नामुमकिन है। ये डिजिटल नकाब सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर नोट्स क्लियर करते हैं कि ये स्कैमर्स 2.0 खास लोगों को टारगेट करते हैं। वही तो, ये मुख्य रूप से मिडिल क्लास सैलरी लोगों को, स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स और उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो पहली बार अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने निकले हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपराधी बिल्कुल प्रोफेशनल मेंटर्स की तरह दिखते हैं। इनके पास फेक सक्सेस के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले हाई क्वालिटी वीडियोस होते हैं। हाँ, वो इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर महंगी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स के साथ अपनी फोटोज डालते हैं। उनका पूरा दिखावा एकदम रियल लगता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा शक होता है। क्या लोग सच में इतने भोले हैं कि सिर्फ एक महंगी गाड़ी या सूट बूट देखकर अपनी मेहनत की कमाई किसी अनजान इंसान को दे देते हैं? मतलब इसके पीछे आखिर साइकोलॉजी क्या है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और बाहर से देखने पर यह सच में अजीब लगता है कि कोई इतनी आसानी से कैसे फंस सकता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक साधारण दिखावा नहीं है। इसे मनोविज्ञान में ऑथोरिटी बायस कहते हैं। ऑथोरिटी बायस? अच्छा, ये कैसे काम करता है? अब देखिए, बचपन से ही समाज में हमारे दिमाग के अंदर सफलता की एक खास छवि बनाई जाती है। बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, प्राइवेट जेट्स और एक बेहद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। भाई अमीर दिखने का जो एक स्टैंडर्ड सेट है। बिल्कुल। तो जब कोई स्कैमर इन सारी चीजों के साथ सामने आता है ना, तो देखने वाले का दिमाग अनजाने में ही उससे एक अथॉरिटी या एक विश्वसनीय एक्सपर्ट मान लेता है। लोग चमक दमक को सफलता का प्रमाण मान लेते हैं। तो एक तरह से लोग उस अमीर बनने के राज को खरीदना चाहते हैं। वो उस लाइफस्टाइल तक पहुंचने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। पर क्या ये लग्जरी लाइफस्टाइल सच में उनकी होती है? अरे यही तो इस इल्यूजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। दस्तावेज बताते हैं कि इस पूरे दिखावे के पीछे एक पूरी फेक इंडस्ट्री काम कर रही है। फेक इंडस्ट्री? मतलब वो जेट्स और गाड़ियां नकली होती हैं? हाँ, स्कैमर्स प्राइवेट जेट्स को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटे के लिए जमीन पर किराए पर लेते हैं, सिर्फ फोटोशूट्स और वीडियोस बनाने के लिए। वो डार्क वेब से चंद पैसों में हजारों फेक फॉलोअर्स भी खरीदते हैं। अब बाप रे! तो जब कोई आम इंसान उनकी प्रोफाइल देखता है जिसमें वेरीफाइड टिक हो, लाखों फॉलोअर्स हों और वो इंसान दुबई में किसी प्राइवेट जेट के बाहर खड़ा हो, तो दिमाग की तल्ख करने की क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग उसी वक्त सरेंडर कर देती है। उन्हें लगता है कि ये बंदा तो पहले से इतना अमीर है, ये थोड़ी ना मेरे चांद हजार रुपए चुराएगा। ये सच में डरा देने वाला है कि कैसे विजुअल मैनिपुलेशन से इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बाईपास किया जा रहा है। और दस्तावेजों में लिखा है कि ये सपने दिखाने का सबसे बड़ा मंच आजकल टेलीग्राम बन गया है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप्स। लोगों को फंसाने का तरीका बड़ा ही सोचे समझे ढंग से आगे बढ़ता है। यहाँ होता ये है कि किसी के फोन पर अचानक एक मैसेज आता है, जैसे जॉइन और वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप, या फिर 5,000 रुपए को 50,000 बनाओ, डेली गारंटीड सिग्नल्स, ऐसी मैसेजेस आते हैं ना। बिल्कुल। और ग्रुप के अंदर जाने पर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखती है। हजारों मेंबर्स होते हैं जो लगातार थैंक यू सर और आई गॉट माई प्रॉफिट टुडे जैसे मैसेजेस और दिल वाले इमोजीज भेज रहे होते हैं। और एक एक्सपर्ट ट्रेडर वहाँ सबको गाइड कर रहा होता है। पर ये हजारों लोग असली कैसे हो सकते हैं?
वो असली होते ही नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा टेक इल्यूजन काम करता है। इन ग्रुप्स में दिखने वाले लगभग सारे मेंबर्स बॉट्स होते हैं। एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चलती है जो हर 2 मिनट में फेक अकाउंट से स्क्रिप्टेड मैसेजेस भेजती हैं। अच्छा, तो ये सब एक सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, पर इसका फायदा क्या है? मतलब इतनी मेहनत क्यों? इस टेक्निक का मकसद शिकार को अकेला महसूस होने से रोकना है। जब कोई नया इंसान उस ग्रुप में जुड़ता है तो उसे लगता है कि हजारों लोग पहले से पैसे कमा रहे हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। भीड़ को देखकर इंसान का दिमाग ये मान लेता है कि अगर इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो जरूर ये सही होगा। सही कहा। और इसी भीड़ और झूठे सोशल प्रूफ में फंसते हैं रमेश जैसे आम लोग। हमारे नोट्स में रमेश की जो केस स्टडी है ना, वो पूरी तरह से इस धोखे की ब्लूप्रिंट समझाती है। हाँ, रमेश की कहानी तो सच में बहुत आंखें खोलने वाली है। वो एक आम मिडिल क्लास एम्प्लॉय था जो अपनी फिक्स्ड मंथली सैलरी से थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर रखता था। और एक दिन उसे एक ऐसे ही वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया गया। उसने भी वो रेंटेड लग्जरी कार्स देखी, फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे। भरोसा करने के लिए उसने शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपए एक ऐप पर इन्वेस्ट किए जो स्कैमर्स ने उसे डाउनलोड करने को कहा था। और उस ऐप का डैशबोर्ड इतना प्रोफेशनल था कि उस पर 3 दिन के अंदर उसके 5,000 रुपए बढ़कर 8,500 होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ स्कैमर्स एक ऐसी चाल चलते हैं जो किसी भी आम इंसान का विश्वास जीत सकती है। उन्होंने रमेश को उसमें से 2,000 रुपए सच में विड्रॉ करने दिए। वेट, 2,000 रुपए सच में उसके बैंक अकाउंट में आए? ये तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि स्कैमर पैसे वापस करेगा। यही इस पूरे स्कैम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टेक्निकल और साइकोलॉजिकल भाषा में इसे माइक्रो विड्रॉल टैक्टिक कहते हैं। असल में ये कोई मेहरबानी या प्रॉफिट नहीं है। तो ये क्या है? उनका लालच बढ़ाने का तरीका? ये उनका सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इंसान का दिमाग हमेशा एक रिस्क रडार के साथ काम करता है, खास तौर पे जब बात पैसे की हो। जब रमेश ने पहले 5,000 लगाए थे तो उसका दिमाग अलर्ट था। हाँ, उसको डर लग रहा होगा कि पैसे डूब ना जाएं। बिल्कुल, उसका रिस्क रेडार ऑन था। लेकिन जैसे ही वो 2,000 रुपए सच में उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए तो दिमाग की पूरी वार्निंग सिस्टम बंद हो गई। अरे बाप रे! तो दिमाग ने उसे एक डोपामिन हिट दिया, एक अजीब सी खुशी और राहत का एहसास कि हाँ, ये असली है। सही पकड़ा। उस माइक्रो विड्रॉल ने उसके रिस्क रेडार को पूरी तरह से बंद कर दिया। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल मछली पकड़ने जैसी लगती है। ये बिल्कुल मछली को कांटा चुभोने जैसा है। पहले 2,000 रुपए का चुग्गा डाला गया एक बेट की तरह, और जब मछली को लगा कि खाना असली है, उसमें कोई कांटा नहीं है, तब स्कैमर्स ने बड़ा जार फेंक दिया। क्या सटीक तुलना है। थोड़ा सा पैसा वापस करके वो विक्टिम का पूरा लॉजिकल फायरवॉल गिरा देते हैं। उस पल के बाद रमेश को पूरा भरोसा हो गया और उसने वो सब किया जो कोई भी होश में नहीं करेगा। नोट्स बताते हैं कि उसने अपनी एफडी तोड़ दी, पर्सनल लोन लिया और अपनी फैमिली की सारी सेविंग्स इकट्ठी करके लगभग 4 लाख रुपए उस ऐप में इन्वेस्ट कर दिए। और डैशबोर्ड पर उसके 4 लाख 15 लाख बढ़ते हुए दिखने लगे। लेकिन जब उसने वो बड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश की तब असली खेल शुरू हुआ। विड्रॉल ब्लॉक हो गया। और बहाना क्या बनाया उन्होंने? कुछ टैक्स फीस का नाटक किया था ना? हाँ, टेलीग्राम वाले सपोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए पहले 30% टैक्स फी अलग से जमा करनी होगी। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। पर रमेश ने और पैसे क्यों दिए? उसने उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताया? यहाँ एक और साइकोलॉजिकल पहलू काम करता है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब कोई इंसान किसी चीज में अपना इतना बड़ा पैसा फंसा चुका होता है तो उससे अचानक ये मंजूर नहीं होता कि धोखा हो गया है। दोस्तों से उधार लेकर और पैसे भेजते रहते हैं और आखिर में वो टेलीग्राम ग्रुप गायब हो जाता है और वेबसाइट बंद हो जाती है। और इसका नतीजा सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता। रमेश और उस जैसे हजारों लोगों पर जो मेंटल स्ट्रेस, शर्मिंदगी और फैमिली का प्रेशर आता है, वो उन्हें पूरी तरह तोड़ देता है। सच में ये बहुत ही दुखदायक स्थिति होती है किसी के लिए भी। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। रमेश जैसे पढ़े लिखे इंसान को उस ऐप या डैशबोर्ड पर शक क्यों नहीं हुआ? दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ पर एक नए नकाब की एंट्री होती है। हाँ, और वो नया नकाब है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिखावा। आजकल सबसे बड़ा बज़वर्ड एआई तो है। वही तो स्कैमर्स आजकल एआई, ऑटो ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग,
प्रॉफिट्स, 99% एक्यूरेसी, रोबोट और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी जैसे भारी भरकम टेक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है तो शायद सच में कोई एआई उनके लिए ऑटोमेटिकली पैसे कमा रहा है। वो सोचते हैं कि मशीन तो गलती नहीं कर सकती ना। पर सच्चाई क्या है? क्या सच में कोई एआई होता है उनके पीछे? असलियत में वहाँ कोई एआई नहीं होता। सिर्फ एक फेक ऐप, डमी वेबसाइट या एक सिंपल सी पॉन्जी स्कीम होती है। बैकग्राउंड में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो नंबर्स को बढ़ता हुआ दिखाता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के स्कोर की तरह। मतलब असली धोखा टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और भरोसे में है। स्कैम टेक से नहीं, ह्यूमन ग्रीड से चल रहा है। एकदम सही। टेक तो बस एक कवर है उस स्कैम को रिलायबल दिखाने के लिए। लेकिन अगर ये सब इतना फेक है, तो ये फेक ऐप्स गूगल प्ले स्टोर तक पहुंचती कैसे हैं? अगर सेलिब्रिटी फोटोज यूज हो सकती हैं, फेक ऐप्स स्टोर पर आ सकती हैं, तो आम इंसान के पास रियल टेक और फेक टेक को पहचानने का क्या रास्ता बचता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका मैकेनिज्म बेहद चालाकी भरा होता है। दस्तावेजों के मुताबिक स्कैमर्स ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रोजन हॉर्स, वो पुरानी कहानी वाली ट्रिक, ये डिजिटल दुनिया में कैसे काम आती है? होता ये है कि जैसा कि वो शुरुआत में प्ले स्टोर पर एक बिल्कुल आम और मासूम सी ऐप अपलोड करते हैं, जैसे कि कोई सिंपल कैलकुलेटर ऐप या कोई बेसिक फिटनेस ट्रैकर। क्योंकि उसमें कोई स्कैम कोड नहीं होता तो प्ले स्टोर का सिक्योरिटी सिस्टम उसे अप्रूव कर देता है। अच्छा, और एक बार जब ऐप स्टोर पर आ जाती है और लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद स्कैमर्स बैकग्राउंड से एक सर्वर अपडेट भेजते हैं जो उस ऐप का पूरा इंटरफेस बदलकर उसे एक फेक क्रिप्टो ट्रेडिंग डैशबोर्ड बना देता है। इस तरह वो ऐप स्टोर्स की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को भी धोखा दे देते हैं। बाप रे, ये तो खतरनाक लेवल की प्लानिंग है। और एक और सवाल है कि ये सारा स्कैम क्रिप्टो करेंसी के आसपास ही क्यों घूमता है? सीधे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं मांगते पैसे? देखिए, क्रिप्टो करेंसी अपने आप में कोई स्कैम नहीं है। वो तो एक आधुनिक टेक है, लेकिन उसकी कुछ खासियतें स्कैमर्स के बहुत काम आती हैं। पहली बात, क्रिप्टो बॉर्डरलेस होता है। मतलब इसकी कोई देश की सीमा नहीं होती, राइट? हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब किसी बैंक या सरकार का इस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई गलती से बैंक से पैसे भेज दे तो वो बैंक मैनेजर को कॉल करके ट्रांजैक्शन रोकने को कह सकता है। हाँ, उसको चार्ज बैक या डिस्प्यूट कर सकते हैं आमतौर पर। बिल्कुल, लेकिन एक बार अगर किसी ने अपने क्रिप्टो वॉलेट से अनजान वॉलेट में यूएसडीटी या बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए तो वहां कोई कस्टमर केयर नहीं है, ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। यानी पैसा एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। तभी स्कैमर सबसे पहले आम रुपए को क्रिप्टो में कन्वर्ट करवाते हैं और फिर ट्रांसफर करवाते हैं। सही समझे आप। तो बाहर से एआई और मशीन लर्निंग का इतना फैंसी नाम चिपका हुआ है, लेकिन पीछे अगर हम मैकेनिज्म देखें तो वही सदियों पुराना पॉन्जी स्कीम का धोखा चल रहा है, जिसमें कोई रियल प्रॉफिट तो जनरेट हो ही नहीं रहा है। हाँ, वही पुरानी वाइन नई बॉटल में। नए आने वाले लोगों के पैसे से पुराने लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे दिया जाता है ताकि उनका विश्वास बना रहे। और जब नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह धाया जाता है और विड्रॉल रुक जाता है। एग्जैक्ट वही पैटर्न है। अब चूंकि हम इसके मैकेनिज्म और टेक इल्यूजन को समझ चुके हैं, आइए उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर बात करते हैं जिनसे स्कैमर्स लोगों के दिमाग से खेलते हैं। हाँ, इंसान के लालच और भरोसे का जिक्र हुआ, तो दिमाग को हैक करने वाले मनोवैज्ञानिक हथकंडों को समझना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहला नाम आता है फोमो का, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दस्तावेज बताते हैं कि स्कैमर्स हमेशा मैसेजेस भेजते हैं जैसे लास्ट चांस या क्रिप्टो पंप इनकमिंग और जल्दी इन्वेस्ट करो। हाँ, आम इंसान को समझ नहीं आता कि पंप क्या है, लेकिन वो लास्ट चांस सुनकर घबरा जाता है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। ये बिना सोचे इन्वेस्ट करवाने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पंप एंड डंप को समझना पड़ेगा। स्कैमर्स एक बेकार कॉइन बनाता है, टेलीग्राम पर हल्ला मचाता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है। लोग फोमो में आकर उसे महंगे दाम पर खरीदने लगते हैं। ये पंप हुआ। और डंप क्या होता है? जैसे ही कीमत आर्टिफिशियली बढ़ती है, स्कैमर अपने सारे कॉइन्स बेचकर निकल जाता है। कॉइन की कीमत जमीन पर आ गिरती है और आम लोग कंगाल हो जाते हैं। ये सीधा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर हमला है और साथ में अर्जेंसी भी जोड़ी जाती है ना।
जैसे ऑफर सिर्फ आज शाम तक के लिए है। हाँ, ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी को इंटरनेट पर रिसर्च करने या आराम से सोचने का वक्त ही ना मिले। दिमाग का लॉजिकल हिस्सा तुरंत ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए नोट्स में कुछ क्लियर खतरे के संकेत या रेड फ्लैग्स भी बताए गए हैं। सबसे बड़ा डेंजर वर्ड बताया गया है गारंटीड। बिल्कुल, अगर कोई डेली 5% फिक्स्ड या नो रिस्क कह रहा है तो समझ लीजिए खतरा शुरू हो गया है। रियल इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक ही सच है कि वो स्लो होती है और उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई जेन्युइन एक्सपर्ट 100% गारंटी नहीं दे सकता, राइट? कभी नहीं। दूसरे रेड फ्लैग्स हैं जैसे रेफरल इनकम का प्रेशर होना, किसी कंपनी का कोई रियल रजिस्ट्रेशन ना होना या सपोर्ट के नाम पर सिर्फ एक टेलीग्राम अकाउंट होना। ये सब क्लियर इंडिकेटर्स हैं। मतलब जो चीजें टू गुड टू बी ट्रू लगती हैं वो अक्सर स्कैम ही होती हैं। पर चलिए, इन सारे रेड फ्लैग्स को जानने के बाद भी अगर कोई गलती से इनका शिकार हो जाए तो आगे क्या करना चाहिए? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अगर स्कैम हो जाए तो सबसे पहला कदम है कि और पैसा भेजना तुरंत बंद करें। स्कैमर्स चाहे कितना भी डराएं कि टैक्स दो वरना पुलिस केस होगा, एक पैसा और नहीं देना है। और प्रूफ के लिए सब कुछ सेव करना चाहिए ना? हाँ, घबराहट में लोग ऐप डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। चैट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन आईडीज, वॉलेट एड्रेसेस और बैंक स्टेटमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर रखने चाहिए। रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए और इसमें स्पीड कितनी जरूरी है? भारत में जल्दी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, लोकल साइबर पुलिस स्टेशन और अपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट में तुरंत शिकायत करनी चाहिए। जल्दी इसलिए क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो जाए, राइट? हाँ, क्योंकि स्कैमर्स पैसे को क्रिप्टो मिक्सर्स में डाल देते हैं ताकि उसकी ट्रैकिंग ना हो सके। अगर जल्दी रिपोर्ट हो तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी हद तक। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण से एक फाइनल सेफ्टी रूल बनकर निकलता है और वो ये है कि गारंटीड प्रॉफिट इज इक्वल टू गारंटीड फ्रॉड। रिस्क फ्री रिचेस और एआई मैजिक प्रॉफिट्स का वादा इन्वेस्टमेंट नहीं, स्कैम है। 100% की बात। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लालच पर कंट्रोल ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर स्कैमर्स लोगों को धोखा देने के लिए एआई और ऑटोमेशन का इतना प्रभावी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में साइबर सिक्योरिटी के लिए ऐसे असली एआई टूल्स विकसित होंगे? मतलब जो इन पॉन्जी स्कीम्स को शुरू होने से पहले ही डिटेक्ट कर लें। हाँ बिल्कुल। एक तरह की एआई वर्सेस एआई की टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। कौन इस रेस में जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो है। ये सोचने पर सच में मजबूर कर देता है कि फ्यूचर कैसा होगा। वही तो। इस विचार पर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं।